भारतीय विज्ञान संचारक समूह में पुनः आप सभी का आज के साध्यकालीन सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनिल कुमार थानवी जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अनिल सर, आप ये स्क्रीन अब आपके हवाले है सर। प्लीज कंटिन्यू। यस मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम करता हूं और सभी को मैं भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर आज फिर आपके सामने कुछ नवाचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि मैं कहता रहा हूं और कहता रहूंगा और वर्तमान में आज भी मैं कह रहा हूं कि विज्ञान में नवाचार निरंतर होते रहते हैं और विज्ञान में नवाचार आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और पूर्व की कड़ियों में जो मैंने प्रस्तुत किया है, ये मेरे विचार है, ये मेरा चिंतन है, ऐसी मेरी सोच है। हो सकता है आप इसमें सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन सुनिएगा, ध्यान से गौर से सुनिएगा। वैसे दुनिया में नवाचार होते रहते हैं। हमारे देश में भी विज्ञान के विद्यार्थी नवाचार करते हैं, शिक्षक नवाचार करते हैं। हमारे देश में नवाचार एक प्राचीन परंपरा रही है। हमारे देश के ऋषि मुनि लोग, हमारे देश के चिंतक और दार्शनिक लोग विज्ञान के बारे में नवाचार आदिकाल से प्रस्तुत करते रहे हैं। कोई विचार कहाँ पे प्रमाणित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। मेरे साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप इन विचारों को सोचिए, विचार कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए। शायद आपके कहीं पे ये बात, आपके द्वारा की गई खोज, आपके द्वारा किए गए नवाचार, आपके द्वारा किए गए शोध कार्य में कहीं ना कहीं इसके प्रमाण मिले, इसका कहीं ना कहीं कोई संपर्क बन जाए। हम जैसा कि आपको पता है कि आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, एक नई और भिन्न थ्योरी है। पार्ट 1 में हम अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे धीमी गति से रासायनिक बदलाव होते रहे और धीमी गति से जैसे जैसे एक ग्रह अवस्था से दूसरे ग्रह अवस्था में एक प्लैनेट जैसे जैसे कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो रासायनिक बदलाव होते हैं, भौतिक बदलाव भी होते हैं, भौगोलिक बदलाव भी होते हैं। रासायनिक, भौतिक और भौगोलिक और ग्रेविटी भी चेंज होती है। बहुत सी बातें ऐसी है, क्रमबद्ध ढंग से चलता है सब कुछ, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन की चलती है। हमने एआई ऑपरेशन की बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक नया रूप दिया, एक नए रूप में उसको प्रस्तुत किया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन का अस्तित्व कहां से कैसे धीमी गति से प्रारंभ हुआ। और हमने ये भी बताया कि कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में कितना एक विराट रूप में फैला हुआ है। ब्लैक होल, अलग अलग प्रकार के तारे, सूर्य, प्लैनेट और इस तरह से गैस दानव ग्रह और इस तरह से हमारा ये पृथ्वी ग्रह है। एक बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से ये विकास हुआ। कैसे रासायनिक बदलाव, कैसे रासायनिक परिवर्तन, कैसे एक ग्रह का दूसरी अगली ग्रह अवस्था में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और धीमी गति से जो इस तरह से रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है, अंततः जीवन की स्थिति तक पहुंच जाता है। एक प्लेनेट कैसे अपने
अपने इस हैबिटेबल स्टेट तक पहुंचता है। प्यारे साथियों, जो मैं आपके सामने ये नवाचार रख रहा हूं, क्या उसका कोई बेस है? क्या उस पे किसी वैज्ञानिक ने सोचा है, समझा है, जाना है? क्या अतीत में, क्या पूर्व में किसी वैज्ञानिक ने ऐसा सोचा है? तो मैं आपको बताऊं, गैस गिवन प्लेनेट कन्वर्ट इन ए रॉकी प्लेनेट, ऐसा एक शोध पत्र मैंने गूगल पे देखा, सर्च किया, उसका पीडीएफ मेरे पास हार्ड कॉपी भी है। तो मैं प्रिंट निकाल के उसको मैंने पढ़ा, देखा, समझा, और साथ में मैंने आपको बताया कि ट्विस्टिंग ऑफ द आर्ट इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है ट्विस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है इसका कारण किसी को पता नहीं है। मैं एक अद्भुत तरीके से एक नवाचार प्रस्तुत कर रहा हूं। अद्भुत शब्द इसलिए काम में लिया है कि शायद दुनिया को या वैज्ञानिकों को या शोधकर्ताओं को यह आश्चर्यचकित कर सकता है, यह सरप्राइज कर सकता है कि कैसे एक विराट और सुव्यवस्थित केमिकल रिएक्शन कहां से कब प्रारंभ हुई। साथियों, आज का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें जो मुख्य बात है कि जीवन की उत्पत्ति जब रासायनिक बदलाव से हो रही थी सिस्टमेटिक ढंग से, कि जुपिटर में जो गैसियस प्लेनेट है धीमी गति से अगली स्टेज में पहुंचते पहुंचते उसमें रासायनिक परिवर्तन इस तरह से हुए कि धीरे धीरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इस तरह से धीमी गति से पानी H2O, धीमी गति से एक रासायनिक बदलाव और सॉलिड लिथोस्फीयर बनी, और धीमी गति से उसमें बड़े अच्छी तरह से एक प्लेनेट जो धीरे धीरे सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर सुपर अर्थ, फिर अर्थ, इस स्थिति से पहुंचा। तो हमारा ये ग्रह सॉलिडिफिकेशन के एक प्रक्रिया से किस तरह से चलता गया। साथियों, जो नेपच्यून में हो रहा है, जो वैज्ञानिक बताते मिनी नेपच्यून और सुपर अर्थ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड स्थिति है। मैंने ऐसा भी देखा है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है उसके जैसे एलियन प्लैनेट्स, ऐसे अनेक ग्रहों का पता चल रहा है, ट्रैपिस्ट और ऐसे अनेक नाम आ रहे हैं कैपरस प्लैनेट के। आप हैरान हो जाएंगे, उन सभी ग्रहों को एक क्रमबद्धता के अनुसार जब जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सोचा जाता है तो और भी सरप्राइजिंग और चकित करने वाली बातें आती है। चकित करने वाली बातें ऐसे आती है कि जो सुपर अर्थ है, हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, डायनासोर के समय कितना भीमकाय रहा होगा। क्या उसका साइज, उसका डायमीटर, उसकी रेडियस आज जितनी रही होगी? नहीं। दुनिया में ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि डायनासोर के समय पृथ्वी का आकार कितना भीमकाय रहा होगा। डायनासोर से और पहले जाए, यानी जुरासिक युग से और पहले जाए, हमारा ये पृथ्वी ग्रह का आकार छोटा नहीं था, बड़ा था, वर्तमान जितना नहीं था। और पीछे जाए तो उसकी रासायनिक स्थिति क्या थी, उसकी भौतिक, उसकी ग्रेविटी क्या थी। सोचने की बात है कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम पहले पहले और पहले और पहले बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब सुपर अर्थ से पहले मिनी नेपच्यून, जब पृथ्वी ऐसी स्थिति में थी, तो उस समय मिनी नेपच्यून और सुपर अर्थ के आसपास की स्थिति क्या रही होगी, क्या केमिकल हमारे पृथ्वी पर कैसे जटिल अणु बन चुके होंगे, यौगिक बन चुके होंगे। तो आप सोचिए कि
सुपर आर्क और मिनी नेपच्यून से थोड़ा सा और पहले, फिर नेपच्यून से थोड़ा सा और पहले। साथियों, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया सर्जित होने लगती है, क्रिएट होने लगती है हमारे दिमाग में, हमें जो मजबूर करती है, जो हमें फोर्स करती है कि नेपच्यून थोड़ा सा और पहले जाए। यानी हमारा सौर मंडल जो छोटा है, बड़ा और बड़ा, पृथ्वी और बड़ी, दूसरे ग्रह भी और बड़े, और मंगल और बड़ा, जुपिटर और बड़ा, सैटर्न भी और बड़ा, सभी ग्रह वर्तमान स्थिति में जो सोलर सिस्टम है, हम उससे पहले जा रहे हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम का साइज, हमारे सोलर सिस्टम का आकार, उसकी ग्रेविटी, उसके प्लेनेट, बैक में जाने पर बहुत सी सरप्राइजिंग बातें सामने आती है, चकित करने वाली बातें सामने आती है। साथियों, जब हम मिनी नेपच्यून से मिनी यूरेनस से सैटर्न जैसी स्थिति, और इससे से बैक में स्लो बाय स्लो, धीमी धीमी गति से, एकदम बड़े सिस्टमेटिक सोचिए। तो और नेबुलर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के पीछे मूलभूत कारण यही है। उस चैन को समझिए, उस प्रोसेस को समझिए, उस रासायनिक बदलाव को समझिए, उस भौतिक बदलाव को समझिए कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बदलाव से गुजरा, कैसे परिवर्तनों से निकला है। हमने कहा कि नेबुलर हाइपोथेसिस का ये जो वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, इस तरह से कि गैस, धूल और कणों का बादल, इस तरह से ग्रेविटी के कोलैप्स होते होते, इस तरह से एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह टकराते हुए, और प्लेनेटेजिमल स्मॉल बॉडीज टकराते हुए, इस तरह से धीमी गति से हमारा सौर मंडल डेवलप हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, इसके ग्रह बने। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो तरीका बता रहा हूं आपके सामने, वो तरीका क्या है कि इस चित्र को बैक में जाइए, ऐसे बैक में धीमी गति से, बड़ी स्लोली सोचिए कि कैसे अरबों साल लगे होंगे, कैसे अरबों साल से ज्यादा समय लगा होगा। सौर मंडल की आयु 4.6 बिलियन वर्ष नहीं है, ऐसा हम दावा ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर करते हैं, कन्वर्जन के आधार पर करते हैं। हम अपने गैलेक्सी में ऐसे अनेक तारों को देख सकते हैं, ऐसे अनेक ग्रहों को देख सकते हैं। सोलर सिस्टम के ग्रहों का कंपैरिजन करें, उसके चंद्रमाओं का कंपैरिजन करें, एस्ट्रॉइड का भी कंपैरिजन करें, कॉमेट्स का भी कंपैरिजन करें। एक सिस्टमेटिक मास, रेडियस, डायमीटर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, केमिकली और फिजिकली सभी तरह से उसका कंपैरिजन करने पर, और बायोलॉजिकली भी कंपैरिजन करने पर हम बैक में जाते हैं। बैक में जाते जाते हमारी स्थिति ये हो जाती है, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमारा सूर्य बड़ा था और बड़ा था, हमारा सोलर सिस्टम बड़ा भीमकाय था। तो इस तरह से आपको ये दिखाने का उद्देश्य यही है, ये दिखाने का उद्देश्य यही है, सूर्य पहले बड़े आकार का था। इस गैलेक्सी में ऐसे अनेक तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं, कुछ सूर्य से छोटे भी हैं, कुछ सूर्य से बड़े भीमकाय तारे हैं। अब सोचिए, उनमें कुछ बाइनरी स्टार सिस्टम है, ऐसे खगोल शास्त्री कह रहे हैं, मैं अपनी कल्पना से तो कह नहीं रहा हूं। तो इस तरह से आपके सामने दृश्य आता है। वो दृश्य कैसा आता है, मैंने बताया, सोलर सिस्टम जो छोटे आकार का, बड़े और बड़े, बैक में जाएगी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरह से। तो आप सोचिए कि जीवन के संदर्भ में
जब ये पृथ्वी ग्रह बैक में जाने पर सुपर आर्थ था, इसका रासायनिक स्वरूप कैसा था, इसकी ग्रेविटी और फिजिकली ये कैसा था, ये पानी कैसे बना, उत्पन्न हुआ, बाहर से नहीं आया। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी पैन स्पर्मिया थ्योरी, जिसको सपोर्ट करने वाले कुछ वैज्ञानिक हैं कि बाहर से बैक्टीरिया आकर के पृथ्वी पर गिरे और पृथ्वी के वातावरण में एंटर हुए और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व आने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इससे असहमत क्यों हैं? इसके पीछे हमारी एक बड़ी ही तथ्यात्मक बात है, एक फैक्ट पर आधारित बात है, कोई कल्पना नहीं है। तो जैसे जैसे हम एक प्लैनेट के केमिकली हिस्ट्री में जाते हैं, उसके बैक में जाते हैं, तो धीमी गति से पृथ्वी जो अपने ऑर्बिट में अभी दिख रही है, जिस स्थिति में, वो पहले एक सुपर आर्थ, उससे पहले मिनी नेपच्यून, मिनी नेपच्यून से पहले भी नेपच्यून, नेपच्यून से भी पहले मिनी यूरेनस, इस प्रकार से बड़ी थी। हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था। तो आप सोचिए, एक ग्रह के रासायनिक बदलावों को, एक ग्रह के केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंजेस को। तो साथियों, जैसे बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर आर्थ, सुपर आर्थ से पृथ्वी तक पहुंचती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले, सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी अनेक ग्रह मिले, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून से मिनी नेपच्यून, मिनी नेपच्यून से सुपर आर्थ, सुपर आर्थ से अर्थ। तो जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें धीमी गति से वायुमंडल अलग हो जाता है, पानी बनने लगता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सभी एलिमेंट हल्के से भारी तत्व बनने लगते हैं। धीमी गति से उस प्लेनेट पर सरल से जटिल यौगिक बनते जाते हैं और सरल से जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं, सॉलिडिफिकेशन होता जाता है, पानी बनता है, वायुमंडल अलग हो जाता है, सभी प्रकार की अलग अलग परतें बनती है, स्ट्रेटोस्फीयर, और मैं कहता हूं कि पृथ्वी का जितना भी अलग अलग प्रकार के लेयर है, वो सब बनने लगती है। तो आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब बनने लगते हैं। और पृथ्वी का इनर कोर, आउटर कोर, बड़ी ये जो प्रक्रिया है, अब इसमें कितना समय लगता है, ये कैलकुलेट करने की बात है, ये सोचने की बात है, इस पर मैथमेटिकली सोचने की बात है। और हमें ये ध्यान देना होगा कि जब रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर अनंत काल तक जुपिटर थोड़ी रहेगा, या यूरेनस या नेपच्यून या सैटर्न, ये अनंत काल तक तो रहेंगे नहीं, इसमें रासायनिक बदलाव होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। तो जैसे जैसे गैस दानव ग्रह, रॉकी ग्रह के स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो साथ में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो रासायनिक चेंजेस होते हैं, उसमें साथ साथ जो ठोस जमीन बनती है, जो महाद्वीपों की जमीन बनती है, तो धीमी गति से साथ में जो प्लेनेट के डिफरेंशियल रोटेशन भी काम करेगा। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व की कड़ी में बताया कि हमारा पृथ्वी ग्रह वास्तव में मथा जा रहा है, पृथ्वी ग्रह जो है चर्निंग हो रहा है, पृथ्वी ग्रह ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। लेकिन ये सब इतना सिस्टमेटिक धीमी गति से होता है कि हम सोचते हैं कि फटाफट हमें दिखाई दे कि घूर्णन होता हुआ या ट्विस्टिंग टाइटनिंग होता हुआ, ये सब फटाफट दिखे, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पानी बनता है, वायुमंडल अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन, और इसके अलावा क्या है कि हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम, हल्की गैसें, इसके अलावा क्या है कि नाइट्रोजन, सभी सरल से जटिल यौगिक बनते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे पानी
और पानी भी क्या है कि कम होता जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें पानी कम होता जाता है। ग्लेशियर मैं आगे बात करूंगा। तो आगे जैसे जैसे एक ग्रह धीमी गति से उसमें रासायनिक बदलाव के साथ साथ पानी कम होता जाता है। पहले पानी प्रचुर मात्रा में था, जैसे यूरेनस और नेपच्यून में है, तो धीरे धीरे पानी कम होता जाता है। और पानी कम होते होते ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड जमीन जो है वो थोड़ी थोड़ी, जिसको लिथोस्फीयर या महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स का उभार ऊपर आने लगता है। और वोल्केनो इरप्शन से जमीन जो बनती है, जो महाद्वीपों की क्रस्ट बनती है, जो धीमी गति से ऊपर आते हैं, और साथ में पानी के अंदर भी रासायनिक बदलाव होते हैं, अंदर जो महासागरों के अंदर, तो छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं इस प्रकार से, तो कई तालाब बन जाते हैं। वो तालाब इस प्रकार के केमिकली होते हैं कि उनमें एक कोशिकीय जीव पनप रहे होते हैं। मेरी कल्पना की तरफ ध्यान देना, आप गौर कीजिएगा कि एक कोशिकीय प्राणियों के और वो एक कोशिकीय जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, कीट पतंगों के और बैक्टीरिया के, सभी के तालाब बड़े सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप होते हैं। और इस तरह से आप देखें कि एक ग्रह पर जैसे जैसे महाद्वीप बनते जाते हैं, जैसे जैसे क्या है कि पानी कम होता जाता है और महाद्वीपों की जमीन ऊंची आती जाती है, जैसे नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, इस तरह से धीमी गति से महाद्वीपों की जमीन जो आती है, डिफरेंशियल रोटेशन के द्वारा वो पैटर्न, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अपोज और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो साथियों, इस तरह से आप देखते हैं कि एक ग्रह में जो बदलाव हो रहे हैं, रासायनिक बदलाव हो रहे हैं, वो कितने स्थायी होते हैं, कितने मजबूत होते हैं आगे जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो धीमी गति से जो रासायनिक परिवर्तन आगे बढ़ते हैं, वो एक स्थिति ऐसी आती है जब एक कोशिकीय प्राणी बनने लगते हैं, और ऐसे प्राणियों के तालाब अनेक विशाल संख्या में होते हैं। विशाल संख्या का मतलब यह है कि अलग अलग जीव जंतु प्राणियों के बनते हैं, उसमें मनुष्य का भी बनता है, हाथी का भी बनता है, शेर का भी बनता है, बंदरों का बनता है, अलग अलग बंदर होते हैं, अलग अलग क्या है कि भेड़िए होते हैं, अलग अलग तरह के क्या है कि प्राणी, पेड़ पौधे सभी के होते हैं। और एक बात और बता दूं कि ऐसे नहीं है कि एक जानवर का तालाब जो एक कोशिकीय जो है उसके पास में केवल जानवरों के होंगे, उसके पास में पेड़ पौधों के, ये एक कोशिकीय जीव जंतुओं के, एक कोशिका के जन्म की प्रारंभिक जो अमीबा, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन चलता है ये बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से जारी रहता है, एकदम व्यवस्थित तरीके से बढ़ता जाता है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि डार्विन की थ्योरी जो बताती है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो मैं बताऊं कि वास्तव में हकीकत में होता क्या है। मूलभूत रूप से महाद्वीपों के जमीन पर जो अलग अलग तालाब, चाहे अफ्रीका हो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अफ्रीका में ही जन्मा, सब कुछ अफ्रीका में ही मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब अफ्रीका में हुए, ऐसा नहीं है। कुछ नॉर्थ अमेरिका में हो सकते हैं, कुछ साउथ अमेरिका में हो सकते हैं, कुछ एशिया में हो सकते हैं, और कुछ क्या है कि दूसरे द्वीपों और महाद्वीपों पर ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं। तो साथियों क्या है कि ये सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, मनुष्य, प्राणी जो बनते हैं, वो उनके सबके एक कोशिका से जो विकास होता है, केवल मात्र एक कोशिका से सबके सब नहीं बनते, सबकी एक एक कोशिका अलग होती है। जैसे मनुष्य है, जितने प्रकार के मनुष्य है, चाहे होमोसेपियंस हो, चाहे निएंडरथैल हो, चाहे दूसरे मनुष्यों की प्रजातियां हो, सबके अलग अलग तालाब थे, वो पास पास में थे, बंदरों के उनके पास पास में थे। जैसे सिमिलरिटी है पक्षियों की या कीट पतंगों की, जो एक जैसी चीजें हैं वो पास पास में थी। जैसे मान लो एक सर्किल है,
उस सर्किल में सेंटर में जो एक कोशिकीय तालाब था, उसके पास में बंदरों का, उसके पास दूसरे बंदरों का, फिर तीसरे बंदरों का, इस तरह से अनेक प्रकार के प्राणी। तो साथियों, धीमी गति से जो ये परिवर्तन, रासायनिक बदलाव हुए हैं, जैविक परिवर्तन हुए हैं, तो सारे प्राणी एक कोशिका से विकसित नहीं हुए, केवल मात्र एक कोशिका से सबके सब प्राणी बन गए, ऐसा संभव नहीं है। सभी की माँ एक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई कल्पना है कि अफ्रीका, एक अफ्रीकन माँ से सारे के सारे प्राणी क्या मनुष्य बने, एक सारे के सारे ये बने, और बंदर से मनुष्य नहीं बना। ये हमारी सोच क्यों है? इसके पीछे हम ये कहते हैं कि ऐसी अनगिनत एक कोशिकीय मनुष्य की अलग थी, बंदर की अलग थी, अलग अलग बंदरों की प्रजातियों की अलग थी, मनुष्य की अलग अलग प्रजातियों की अलग थी, दूसरे जानवरों की अलग थी, पेड़ पौधों की अलग थी, सबकी एक एक कोशिका सबकी अलग अलग थी, एक जैसी कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से जो विकसित हुआ, नर कैसे बना, मादा कैसे बनी, विज्ञान में इसका जवाब नहीं है सही ढंग से। सरल तरीके से कोई वैज्ञानिक इस बात को क्लियर नहीं कर सकता कि नर और मादा कैसे बने। वो जिस तरह से जटिल तरीके से कहते हैं कि ये हार्मोन्स या ये, तो वो बात बहुत ही अतार्किक है। तो शुरुआत कहां से हुई? तो मैं आपको बताऊं कि वास्तव में हकीकत ये है कि हमारे पृथ्वी पर जैविक विकास की जो प्रक्रिया है, तो जैविक विकास की प्रक्रिया, जो रासायनिक परिवर्तन है, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो हम एआई ऑपरेशन की थ्योरी को हम थोड़ा सा और बैक में, थोड़ा और बैक में, थोड़ा और बैक में, थोड़ा और बैक में, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं जैसा कि आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि ग्रहों का जन्म जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है, तारों का जन्म होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो ये जो रूपांतरण प्रक्रिया है, रासायनिक बदलाव है, आप इसको नोट कीजिएगा। तो ये बात तो आपके सामने मैंने पिछले भाग में भी कही, और इस पार्ट में मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि इसको और स्पष्ट और क्लियर कर सकूं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, ग्रहों का रूपांतरण होता है, चंद्रमाओं का होता है, तारों का होता है, और इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम स्वीकार करते हैं, अगर, तो फिर नेबुलर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और उससे फिर जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उनको भी स्वीकार करना होगा। एक तारे में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक तारे में जो हाइड्रोजन से हीलियम, इस तरह से प्लाज्मा, और वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो जैसे सूर्य के अंदर जो रासायनिक और भौतिक बदलाव हो रहे हैं, उसकी नेक्स्ट स्टेज ऐसे नहीं है कि सूर्य फैलेगा और पास पास के ग्रहों को निकल जाएगा और फैलेगा, पृथ्वी को भी निकल जाएगा। इस तरह से सूर्य आगे जा करके एक ब्लैक होल बन जाएगा, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ये जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्या ब्रह्मांड में इतने अनगिनत तारे हैं, सोचिए, खरबों अरबों तारे, अरबों खरबों तारे, और कितने विशाल संख्या में तारे। क्या सभी तारे ऐसे होते हैं कि आसपास फैलते फैलते निकल जाते हैं, और इस तरह से ब्लैक, और वो ब्लैक होल भी आगे किसी को निकल जाएंगे, और इस तरह से क्या है कि सारी सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। फैलाव की थ्योरी को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो एक्सपेंशन का बात है कि पृथ्वी भी फैल रही है, सूर्य भी फैल रहे हैं, दूसरे ग्रह क्या फैल रहे हैं? क्या जुपिटर फैल रहा है? क्या दूसरे ग्रह दानव ग्रह फैल रहे हैं? ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, क्या वो सब फैल रहे हैं? इतने ब्लैक होल है, वो सब फैल रहे हैं? क्या ब्रह्मांड भी एक्सपेंड हो रहा है? सब कुछ एक्सपेंड हो रहा है। क्या एक प्राणी छोटे आकार से, छोटा सा बंदर, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा, वो आगे जाकर के भीम का एक शरीर का मानव बन गया? कैसे संभव है? सब कुछ एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये अतार्किक और हजम ना होने वाली बात है कि सब कुछ तो एक्सपेंड नहीं हो सकता।
तो साथियों, हम इस बात को इस रूप में देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या सर्जन होता है जब ब्रह्मांड इस प्रकार से बिहेव करता है। तो आप सोचिए कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और एक्सपेंड होते होते कहां तक एक्सपेंड होगा, इसका कोई जवाब ही नहीं है वैज्ञानिकों के पास में। बड़ी हंसी की बात है कि आज तक ये इस बात का जवाब ही नहीं है कि कितना एक्सपेंशन होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैज्ञानिक खगोल शास्त्री कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन होगा, होता जा रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं। और कितना होगा, कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि एक छोटा सा प्राणी से बड़ा प्राणी इस प्रकार से एक्सपेंड होता 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 भीमकाय मानव बन गया। तो मैं आपको ऐसा, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक क्या है कि हमें सिस्टमेटिक ढंग से पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, मैमल्स है, ऑर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा है, रेप्टिलिया है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, बैक्टीरिया है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर नोट करना होगा। उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर स्ट्रक्चर को समझना है तो हमारे हमारे ग्रह के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारा ग्रह ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि हमारा बॉडी है जो उसके चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हमारे बॉडी का चारों ओर एक टॉरस ज्योमेट्री के तरह की आकृति बनती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। क्यों असहमत हूं, अभी आगे इसका जवाब दूंगा। तो आपको बताऊं कि हमारा जो ये प्लेनेट है, इसको भी टॉरस बताते हैं कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है, इसकी आकृति टॉरस है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना है। सूर्य, तारों का, हमारे पृथ्वी पर कुछ फल है, कुछ फूल है, कुछ पेड़ पौधे हैं, उसको भी टॉरस बताते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड की आकृति को भी टॉरस बताते हैं, तारों की आकृति को भी टॉरस बताते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे अब आज मैं एक नई बात शुरू कर रहा हूं कि हमारे जीव जंतुओं का कंकाल, जो कि मैंने पूर्व की कड़ियों में बताया कि सबका कंकाल ऐसा क्यों है मैमल्स का इस प्रकार से। जैसे कि मैंने ये चार्ट आपको दिखाया कि ये चार्ट में मैंने ये कंकाल दिखाए, इतने सारे, ये इतने सारे कंकाल दिखाए आपको। ये कि एक मगरमच्छ का, एक पक्षी का, एक कंगारू का, एक ऊंट का, एक जिराफ का, एक बंदर का, एक गाय का, सभी का, हिरण का। तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न को अब हम क्लियर करना चाहेंगे पहले, फिर हम दोबारा इसी बिंदु पर आएंगे कि जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, जैविक विकास कैसे हुआ। तो साथियों, ये केवल जीवन की उत्पत्ति और जैविक विकास तक ही सीमित नहीं है। हमें अनेक दूसरी बातों का भी जवाब देना होगा और फिर दोबारा हम जीवन की उत्पत्ति तक आएंगे कि हमने कहा कि इस प्रकार से रासायनिक बदलाव हुए और रासायनिक बदलाव से हमारे ग्रह पर जीवन का अस्तित्व आया। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा, जैसे कि ये कहा जाता है कि 10th स्टैंडर्ड की 10वीं स्तर की पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये हाथों में समानता, पैरों में समानता ये कहाँ से आई। जैसे कि 10वीं स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो साथियों, मैं जवाब इन बातों को देने से पहले अब मैं इस बात पर आता हूं कि आखिर हमारे पृथ्वी का शेप क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि घूर्णन के कारण ऐसा पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने कहा कि घूर्णन करने के कारण कोई ग्रह अपने ध्रुवों पर दब जाता है और इक्वेटर पर फैल जाता है और इसमें से हमारा पृथ्वी की आकृति ऑबलेट बताई जाती है। तो ऐसा वैज्ञानिक खगोल शास्त्री भी बताते हैं कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है वास्तव में क्या है कि ऑबलेट शेप का है। तो ये पोल पर दबा हुआ है और इक्वेटर पर फैला हुआ है, यानी पोल पर
फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की ऑर्बिट शेप और दूसरे वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की आकृति को ऑब्जर्व करने के लिए अनेक सैटेलाइट छोड़े हैं, और वो पृथ्वी की आकृति में किस प्रकार से बदलाव होता है उस पर भी वो लगातार ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो आज मैं बता रहा हूं आपको, अब शुरुआत करता हूं इस बात से कि हमारे पृथ्वी में देखिए कि मैटर का डिवीजन कैसा है। ध्यान से देखिएगा इस चित्र को जो मैं अभी दिखाया मैंने, इसमें इनर कोर, आउटर कोर, इस प्रकार से क्या है कि सॉलिड क्रेस्ट, लिथोस्फीयर क्रेस्ट, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर से नीचे एस्थेनोस्फीयर, और इस तरह से फिर ट्रांजिशन जोन, इस प्रकार से फिर वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल है। तो इसमें वायुमंडल में भी आपको बताऊं कि थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, इस तरह से हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो लेड फॉर्म में है, अलग अलग परतें हैं। ऐसे ही नहीं, अगर हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की बात करें वो भी लेड फॉर्म में है, जैसे मार्स है, वीनस है, या दूसरे ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल की गैस दानव ग्रह हैं, चाहे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो। इसी प्रकार से अंतिम प्लूटो भी है जो आगे की कक्षा में। तो चंद्रमाओं को देखें तो उनमें भी लेड फॉर्म में, मतलब कहने का मतलब डिवीजन ऑफ मैटर इन ऑल दीज प्लैनेट्स एंड मून्स इन लेड फॉर्म, अलग अलग परतों में। तो सूर्य में भी अगर देखें और तारों में देखें तो आपको बताऊं कि इस तरह से रेडिएटिव जोन, कंडक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ये अलग अलग परतों में है। तो सूर्य में जो पदार्थ का वितरण है वो अलग अलग परतों के रूप में है। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि इसी मंच पर, भारतीय विज्ञान संचार समूह के मंच पर ऐसी बात कर चुका हूं, लेकिन अब हम जिस तरह से आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं पिछले 1 माह 2 माह से, कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब अलग अलग परतों में डिवीजन में मैटर का डिवीजन जो है वो लेड फॉर्म में है। सूर्य की आकृति भी ऑब्लेट है, और इसी प्रकार से दूसरे तारे हैं उनकी आकृति भी ऑब्लेट है। ये ध्यान रहे कि सूर्य, तारों और ग्रहों और चंद्रमाओं की आकृति ऑब्लेट है। और इसके बाद में आपको बताऊं कि ब्रह्मांड में जो मैटर है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा है वो अस्त व्यस्त होकर बिखरी हुई नहीं है, ये मेरा कहना है, अनसिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जब सूर्य, तारे, ग्रहों में, चंद्रमाओं में लेड फॉर्म में है, तो ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी कुछ सिस्टमेटिक जमावट होनी चाहिए, उसका सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए, उसका सिस्टमेटिक डिवीजन होना चाहिए। ऐसी बात अभी तक किसी ने कही नहीं है कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो खगोल शास्त्री और एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि किस प्रकार से अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा ब्रह्मांड में फैली हुई है, और उसमें बताया जाता है कि डार्क मैटर की मात्रा कम है और डार्क एनर्जी की मात्रा ज्यादा है। तो जिस तरह से ये इस तरह से बताया जाता रहा है, ये देखिए कि ब्रह्मांड में अदृश्य द्रव्य और इसके अलावा न्यूट्रिनोज, एटॉमिक मैटर, डार्क, ये जो मात्रा है, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि यूनिवर्स में कोई भी मैटर और डिवीजन, मैटर और एनर्जी हो, चाहे वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो, चाहे दूसरे कॉस्मिक फ्लूइड हो, चाहे ईथर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, लेकिन वो बिखरी हुई नहीं है ऐसे अस्त व्यस्त रूप से, ऐसे अनसिस्टमेटिकली ढंग से ऐसे ऐसे अस्त व्यस्त होकर बिखरी हुई है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ऐसे है, कहीं वैसे है। ऐसा नहीं है। मैंने एक पैटर्न बनाया है आपके सामने,
कि ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो इस तरह से लेट फॉर्म में है, एक सिस्टमेटिक परतों के रूप में। ये चित्र जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाला। तो ब्रह्मांड में जो मैटर और एनर्जी है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, वो अनसिस्टमेटिकली डिवाइडेड नहीं है, बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से वो स्थापित है, एस्टेब्लिश है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि चंद्रमाओं में भी ऐसा है, जो मैटर है, एटॉमिक मैटर है जो भी है, और चंद्रमाओं के साथ साथ ग्रहों में भी ऐसा ही है, गैस दानव ग्रहों में भी ऐसा ही है, रोकी ग्रहों में भी, सूर्य में और दूसरे तारों में भी। जब डिवीजन ऑफ मैटर अलग अलग रेट फॉर्म में, तो ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी रेट फॉर्म में होनी चाहिए ना। ये अनसिस्टमेटिकली पड़ी रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने ये चित्र बनाया है, इसके नीचे वाला चित्र, कि देखिए किस तरह से ब्रह्मांड में, गैलेक्सियों में, तारों में इस प्रकार से मैटर जो है, जो नीचे वाला चित्र है ये देखिए, तो इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से ब्रह्मांड में अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा जो है उसका डिवीजन है, उसका सिस्टमेटिक पैटर्न है। अब आपको ये पढ़ाया जाता है, सभी को बताया गया, आज तक आपने सोचा, सुना है, पढ़ा है कि न्यूटन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि रोटेट होती हुई वस्तु जो है वो पोल पर, पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है, इसलिए पोल पर दब जाती है और इक्वेटर पर फैल जाती है। जैसे स्केटिंग करते हुए एक स्केटर को बताया जाता है कि वो डांस करते हुए इस प्रकार उसको झुकना पड़ता है। और इस तरह से कई एक्सपेरिमेंट भी बताए जाते हैं, जिसमें रिंग है उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो रिंग दब जाती है और इक्वेटर पर, और वो इधर फैल जाती है। इस तरह से ये बताया जाता है कि पृथ्वी की आकृति अंडाकार क्यों है। अंडाकार आकृतियां दो प्रकार की होती है, एलिप्टिकल आकृतियां, एक ऑब्लेट और एक प्रोलेट। तो पृथ्वी और ग्रहों की और तारों की सभी की आकृति ऑब्लेट है। तो ये देखिए, ये जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, ये चित्र है, इसमें बताया गया है कि एचर्नर, रेगुलस, एल्टेयर, सन, ये सभी तारे जो है ऑब्लेट शेप के हैं। और इस तरह से एक ब्लैक होल का आर्गो स्फीयर भी जो क्या है कि जो होता है वो भी ऑब्लेट शेप का होता है। तो साथियों, सभी ग्रह हमारे सौर मंडल के ही नहीं, गैस दानव, रॉकी ग्रह नहीं, चंद्रमा और ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह तारे हैं, सभी की आकृति ऑब्लेट बताई जाती है। अब आप सोचिए कि ग्रहों की, तारों की, चंद्रमाओं की आकृति अगर ऑब्लेट है, प्रोलेट नहीं है, एक पोल पर दबा हुआ और इक्वेटर पर फैला हुआ इस प्रकार से एक आकृति है, और साथ में उनके अंदर मैटर का डिवीजन जो है वो कंसेंट्रिक लेयर, अलग अलग परतों के रूप में है, तो दोनों बातों को मैथमेटिकली सोचिए आप। जब आप मैथमेटिकली सोचेंगे तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, इस निष्कर्ष पर, कि ऑब्लेट आकृति है और प्रत्येक लेयर है वो ऑब्लेट ऐसे दबी हुई है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपके सामने एक मैथमेटिक्स उभर करके आएगी कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है, यानी ग्रहों के अंदर मैटर का डिवीजन जो है कंसेंट्रिक यानी समकेंद्रिक परतों के रूप में नहीं है, बल्कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेप में ना होकर के कंसेंट्रिक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरोइड शेप में है। अब मैं आपको एक चीज से बताता हूं, ये मैथमेटिक्स, ये मैंने आपको बताता हूं, ये 2 डायमेंशन में हम एक ऑब्लेट इलिप्स की एक कंडीशन होती है, ऑब्लेट और प्रोलेट, उसमें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखा रखा है, लेमडा दिखा रखा है। तो ये एक इलिप्स की होती है। जब इसमें अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो इसमें हाइपरबोला बनते हैं, लेमडा की अलग अलग वैल्यू रखने पर। अब मैं आपको दिखाता हूं साथ में अब 3D फॉर्म। तो ये देखिए, जब अलग अलग वैल्यू रखते हैं एक इलिप्सॉइड में, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड, तो इसमें अलग अलग वैल्यू रखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गणित है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है।
तो नीचे पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ऊपर एक ऑब्लेट स्फेरॉइड की सूत्र है, उसका चित्र है। और आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। ये देखिए, इसमें अलग अलग हाइपरबोलॉइड है, अलग अलग इलिप्सॉइड है, ऑब्लेट ऑब्लेट, ये अलग अलग प्रकार के। और ये नीचे है जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और मैं आपको बताऊं, ये जो है, ये जो इधर वाला चित्र, नेक्स्ट पेज वाला, ये देखिए। तो जब हम ये भी ऐसा ही चित्र है। तो साथियों, इन चित्रों का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी ग्रह में जो जितना भी मैटर है, जितना भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, इनविजिबल है, विजिबल है, जितना भी मैटर है, वो क्या है कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड की जमावट में है, डिवीजन में है, ना कि कंसेंट्रिक लेड फॉर्म में, स्फेरिकल लेड फॉर्म में नहीं है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल लेड फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा कह करने के ऐसा हमने कारण बताया, अभी आपको कारण बताया कि देखिए कि एक ग्रह की आकृति ऑब्लेट है, उसका मैटर जितना भी है वो ऑब्लेट है। और उसके साथ साथ में जो आकृति है वो ऑब्लेट होने के साथ साथ में लेड फॉर्म में होने के कारण, इसलिए कन्फोकल ऑब्लेट, ये मैथमेटिकली बात बता रहा हूं। तो सूर्य में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बात अब एक नए रूप में आ गई कि हम मैथमेटिकली, जैसे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब देखिए कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है, उसकी हकीकत में आकृति कैसी है? ऐसी है, देखिए। नीचे वाला चित्र, ये सॉरी, ये चित्र। तो हमारे पृथ्वी ग्रह की आकृति कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड है, क्योंकि हमने अपने पूर्व की बातों में बताया कि पृथ्वी वास्तव में घूर्णन ना करके ट्विस्ट और टाइट हो रही है। ये चित्र जैसे कि मैंने बताया कि ट्विस्ट और टाइट हो रही है। तो एक्चुअल में पृथ्वी, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, और उसके वाइब्रेशन का टाइम पीरियड बताया जाता है 26 सेकंड। धड़क रही है, कंपन कर रही है। तो वास्तव में पृथ्वी जो है वो दोलन कर रही है। जैसे कि कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है। 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ फुल अर्थ सिस्टम। ये देखिए, ये इस तरह से आपके सामने पृथ्वी जो है वो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के बीच में दोलन कर रही है। तो साथियों, इसी प्रकार से सूर्य है, वो भी दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के बीच में दोलन कर रहा है। इसी प्रकार से ब्लैक होल है, ये देखिए, ये सूर्य और तारे। और इस तरह से हमारे पृथ्वी का जो स्पेस फैब्रिक है, वो हकीकत में कोई तालाब नहीं है, वो वास्तव में अदृश्य कोई स्पेस फैब्रिक जो है वो वास्तव में ऊपर और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है। हाल ही में स्पेस फैब्रिक पर अनेक वीडियो बनाए गए, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि स्पेस फैब्रिक पर अनेक वीडियो बने गए। उन स्पेस फैब्रिक के वीडियो को देखें तो उनमें अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि प्लैनेट जो है या मास जो है वो डिस्टॉर्ट करता है स्पेस फैब्रिक को। तो वो क्या, कोई स्पेस फैब्रिक कोई तालाब थोड़ी है पानी का, जो या कोई लिक्विड का तालाब है, या उसको ऐसे मरोड़ेगा, उससे ग्रेविटी उत्पन्न होगी। तो ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती? तो ये चित्र देख सकते हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने बताया जाता है कि देखिए कि जितनी भारी आकाशीय पिंड होगा, जैसे सूर्य है, भीमकाय है, तारे हैं, इस प्रकार से न्यूट्रॉन स्टार है, ब्लैक होल है, वो स्पेस फैब्रिक को ऐसे दबाते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जो बताया जाता है कि ऑब्लेट, अच्छा सॉरी, ये जो टॉरस आकृति बताई जाती है कि आकाशीय पिंडों की आकृति टॉरस है, ब्रह्मांड की आकृति भी टॉरस है, और इस प्रकार से फल फूल कीट, हमारे कीट पतंगों के चारों ओर फील्ड, वो भी टॉरस बताया जाता है। ये इस तरह से। तो हकीकत में क्या है कि टॉरस जो ज्योमेट्री है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता।
तो वास्तव में टॉरस नहीं होता तो हमारे चारों ओर जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के चारों ओर, तो साथियों अब टर्निंग पॉइंट ये आ रहा है कि चाहे एटॉम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, तो जो लोग ये कहते हैं कि टॉरस आकृति होती है, वास्तव में टॉरस जैसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है। तो मैं कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जीव जंतुओं का कंकाल ऐसा क्यों है, मैमल्स का, ऑर्थ्रोपोडे का, सिलंटेटा, रेप्टिलिया का, ये कंकाल की आकृति कहां से आई, ये कंकालों की समानता कहां से आई, इसका मूल उद्गम कहां से हुआ, कैसे ये समान। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने ये चित्र भी आपको दिखाया था पहले कि हमारे चारों ओर इस प्रकार से कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का फील्ड होता है, ना कि टॉरस ज्योमेट्री का। इस तरह से मैं कहता हूं ये जो जितने भी ये ज्योमेट्रिकल शेप्स है इस प्रकार से कि ब्रांचिंग ऑफ लीव्स, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स और स्पेशल शेप ऑफ फ्रूट्स और इसके अलावा फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस। साथियों अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जीव जंतु के चारों ओर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड इस रूप में हमारे चारों ओर फील्ड होता है, हमारा हार्ट बीट करता है, हमारे शरीर का कंकाल है, हड्डियां हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। वास्तव में हम इसके द्वारा हम क्या साबित करना चाहते हैं, तो देखिए चाहे ऑर्थ्रोपोडा हो, तितली हो, मक्खी हो और मच्छर हो और मधुमक्खी हो, चाहे कोई भी कीट पतंगे हो, इस प्रकार से पेड़ को देखो, पेड़ के चारों ओर भी कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का फील्ड होता है। तो हकीकत में पेड़ पौधे, जीव जंतु ये जितने भी हैं, ये देखिए फल है, बीज है, ये सब्जियां हैं, सेब है, अनार है, तो इनके चारों ओर जो फील्ड होता है वो टॉरस नहीं होता है। तो साथियों अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, देखिए ये फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हकीकत में कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में होता है। ये देखिए हमारे चारों ओर देखिए। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में इनविजिबल मैटर और एनर्जी, चाहे वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, अब सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उनका डिवीजन जो है सिस्टमेटिक ढंग से कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में है। क्योंकि आकाशीय पिंड ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड भी ट्विस्ट और टाइट होता है। आगे मैं इस बातों को फिर दोहराऊंगा, लेकिन अभी हम जिस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि मैमल्स का जो ये कंकाल है, जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्केलेटन ऑफ मैमल्स, ऑर्थ्रोपोडा, आल्सो प्लांट्स, आल्सो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सभी तरह के। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे जैसे केमिकल चेंज होते हैं, जैसे जैसे बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एआई ऑपरेशन की, धीमी गति से जैविक विकास जैसे जैसे होता है, कैसे एक कोशिकीय जीव इस ज्योमेट्री को अपनाते हैं, जो मैंने कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की बात कही है। तो हमारे बॉडी का 4 हाथ 4 पैर क्यों होते हैं, या 2 हाथ 2 पैर क्यों होते हैं, क्यों मैमल्स के 4 पैर होते हैं या 2 हाथ 2 पैर होते हैं, या ऑर्थ्रोपोडा का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, एक मक्खी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, मच्छर का क्यों होता है, मकड़ी का क्यों होता है, तितली का क्यों होता है, और इसी प्रकार से उड़ने वाले पक्षियों का ऐसा क्यों होता है, तैरने वाली मछलियों का ऐसा क्यों होता है, पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। ये टॉरस ज्योमेट्री के कारण नहीं है। हम टॉरस ज्योमेट्री को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो बता रहे कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड, तो जर्नी ऑफ ए लॉन्ग ज्योमेट्री फ्रॉम यूनिवर्स टू ब्लैक होल, स्टार, सन and get giant planet and finally disappear as livings in our organs। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक चैन को नोट कीजिएगा, एक रासायनिक बदलाव के साथ साथ एक ज्यामितीय विकास को भी सोचिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ए ज्योमेट्री।
किस प्रकार से धीमी गति से एक ज्यामितीय संरचना का अस्तित्व आता है। तो साथियों, डीएनए की डबल हेलिक्स हो, जैसे कि मैं एक आपको इस तरह के चित्र बताए हैं मैंने, कि चाहे डीएनए की डबल हेलिक्स हो, चाहे कोई भी ज्योमेट्री हो। ये देखो, ये चार्ट जो आपको दिखाया मैंने पहले, तो ये जो ज्योमेट्री है, ये जो ज्योमेट्री है, तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हमारे पृथ्वी ग्रह पर जितनी प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हैं, हमारे पृथ्वी से बाहर है, हमारे सोलर सिस्टम में है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, नेबुलाओं में है, गैलेक्सियों में है। तो इस प्रकार से जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल पैटर्न फाइनली अपीयर इन ऑर्गन्स ऑफ लिविंग्स। तो वो चाहे हमारे कंकाल के रूप में हो, चाहे दूसरे जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के बॉडी स्ट्रक्चर में हो, वो डेवलप होकर के आया। तो आज के प्रस्तुतिकरण में जो मूल रूप से हमने एक तो जीवन की उत्पत्ति की बात कही, जो भाग 1 में भी कही और यहाँ रिपीट करते हैं, और साथ में हमने दूसरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का कारण बताया कि लिविंग्स में जितना भी ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो कहां से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे ब्रह्मांड से एक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर भी जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पेड़ पौधों सभी में आ गई, लिविंग्स में आ गई। तो साथियों, ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपनी बात को लिखें और बताएं कि मैं जो ये प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, आपके अनुसार कितना सत्य है, कितना असत्य है। और दुनिया में समानताओं की बात हो रही है कि सिमेट्रिक और कॉमन की बात हो रही है। साइंस में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड में एक जैसी चीजें क्या है, वो हमारे भूगोल पर भी प्रभाव डालती है, हमारे लिविंग्स पर भी डालती है, हमारे सभी चीजों को प्रभावित करती है, हमारी हैबिट को भी प्रभावित करती है, हमारी सोच को भी प्रभावित करती है। तो साथियों, मैंने आपके सामने आज जो विचार रखे, मैं भाग 3 में भी इसको और आगे सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाऊंगा कि यूनिवर्स जो है उसमें एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ग्रहों में भी है, तारों में भी है, नेबुलाओं में भी है और चंद्रमाओं में भी है। ये पैटर्न, कॉमन पैटर्न सोचने योग्य है, समझने योग्य है, जानने योग्य है। इसको गणितीय रूप में भी जानने की जरूरत है और सैद्धांतिक रूप से और रासायनिक तरीके से भी, भौतिक तरीके से भी, और सभी तरीके से इसको समझना चाहिए। तो साथियों, आज का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा? भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर मैंने भाग 2 आपके सामने रखा है और मैं समझता हूं शायद इस मंच के माध्यम से ये बात दुनिया के वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी। हमारे देश के जीव शास्त्रियों जो जीवन की गुत्थी को सुलझाने के लिए अनेक तरह से अपनी बातों को रखते हैं सैद्धांतिक रूप से। तो साथियों, आगे भाग 3 और मैं इसके बाद में रखूंगा। तो मेरा निवेदन है, इस पे चर्चा जारी रखें। आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और इसके साथ साथ देश भर के जितने भी जीव शास्त्री है, देश भर के जो बायोलॉजिस्ट है, बॉटनिस्ट है, देश भर के जो जितने भी और दुनिया में भी है। तो साथियों, धन्यवाद। और आज के इस प्रस्तुतिकरण में मैं बस इतना ही रखना चाहूंगा। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और आगे आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, वैज्ञानिकों तक पहुंचाएंगे। तो हम जैसे विज्ञान संचारकों के ये जो मंच है, तो ये विज्ञान संचारक समूह है, तो विज्ञान की जमाना है, विज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग का इंतजार कीजिएगा जरूर और सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद।